अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हमारा जो लेसन है दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड इन टाइम एंड द सेकंड टॉपिक इज़ बायोलॉजिकल मेथड। ये एक छोटा सा टॉपिक है, पहले इसको हम कवर करते हैं और उसके बाद हम बायोलॉजिकल मेथड की बात करेंगे। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम मीन्स जियोलॉजिकल टाइम स्केल और जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। जब से ज़मीन वजूद में आई है और जब से उसके बाद ज़िंदगी की इब्तिदा हुई है तब से लेके आज तक ज़मीन के ऊपर किस तरह के ऑर्गेनिज़म्स आए और कौन से ऑर्गेनिज़म किस इरा में, किस पीरियड में, किस दौर में ज़्यादा डोमिनेटेड रहे और वो किस दौर में ख़त्म हो गए। उसके बाद जो है ना वो कौन से डोमिनेटेड ऑर्गेनिज़म जो है वो ज़मीन पे आए। जब से ज़मीन का वजूद हुआ है 4.6 billion years ago almost, it is considered that earth came into being 4.6 billion years ago। जबकि ज़मीन के ऊपर जो ज़िंदगी की इब्तिदा हुई है उसके बारे में बायोलॉजिस्ट का ख्याल है कि इट वाज अराउंड 300 million years ago। 300 million years ago ज़िंदगी की इब्तिदा हुई और जो पहले ऑर्गेनिज़म्स थे उनके बारे में बहुत सारी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की जो स्टडी है और आपको पता है जो कल भी हम बात कर रहे थे कि एक जो है ना वो डायरेक्ट एवोल्यूशन है जिसको हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज़म जैसे हैं वैसे ही पैदा हुए, और एक एवोल्यूशनरी थ्योरी है उसकी हम बात करते हैं, एक थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है, जब से ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी की इब्तिदा हुई है उस पीरियड को, उस दौरानिए को हम 4 इराज़ में तकसीम करते हैं हमारे सिलेबस के मुताबिक। वो कौन से 4 इराज़ हैं, वो कौन से 4 जो है ना वो दौर हैं या अदवार हैं जिनमें हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोटीरोजोइक इरा। इसको हम प्रोटीरोजोइक इरा कहेंगे। टाइम चार्ट को डिवाइड मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाता है लेकिन हम अपनी बुक तक यहाँ पे महदूद रह रहे हैं। प्रोटीरोजोइक इरा 200 मिलियन ईयर्स अगो से स्टार्ट होता है और इसमें जो इंसेस्टर ऑर्गेनिज़म्स हैं इनवर्टिब्रेट्स के, दे वर प्रेजेंट एंड दे वर डोमिनेटिंग, वो डोमिनेट कर रहे थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एल्गी और फंजाई ने भी इसी दौर के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश किया और बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गए। देन केम द पैलियोजोइक इरा। फिर ये पैलियोजोइक इरा आता है जिसको हम एंशियंट लाइफ कहते हैं। दिस इज़ द इरा इन विच डायनासोर्स वर प्रेजेंट। डायनासोर जो है वो इसी इरा के अंदर जो है वो आए और इसी इरा के अंदर उन्होंने फ्लॉरिश किया ज़मीन के ऊपर डायनासोर। और दूसरी तरफ प्लांट्स में जो फर्न्स हैं, सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स जो हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे डोमिनेंट थे पैलियोजोइक इरा के अंदर। फिर मीज़ोजोइक इरा आता है। मीज़ोजोइक इरा में जो लास्ट डायनासोर हैं वो भी आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद दौर आता है कि इनका रेप्टाइल्स से अब बर्ड्स का जो दौर है वो शुरू होता है और बर्ड्स इसमें बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, साथ साथ मैमल्स भी डेवलप कर जाते हैं। और जो आखिरी इरा है जिसको हम सीनोजोइक इरा कहते हैं, जो कि रीसेंट लाइफ है, जो आज का दौर भी है, जो कि 1.5 मिलियन ईयर्स अगो तक चलता है। इस इरा में आज के आपको पता है जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड ऑर्गेनिज़म्स हैं वो कौन से हैं। प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और एनिमल्स में जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड प्लांट एनिमल्स हैं ऑन द फेस ऑफ अर्थ, दीज आर मैमल्स एंड बर्ड्स। मैमल्स और बर्ड्स जो हैं दे आर सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स आर सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स इन सीनोजोइक इरा। दिस वॉज अ लिटल टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, दैट इज बायोलॉजिकल मैथड। बायोलॉजिकल मैथड कैन आल्सो बी नेम्ड एज साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी। हम किस तरह से बायोलॉजी में या साइंस में किसी
प्रॉब्लम को, किसी इश्यू को सॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। एक तो बात हमें समझनी है बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ साइंस कि साइंस एक बाकायदा तौर पे ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड और सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है। इट मीन्स सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज मीन कि इसमें हम इंफॉर्मेशन एकदम से बम्प नहीं करते, बल्कि इंफॉर्मेशन हम स्टेप बाय स्टेप हासिल करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। सो इट इज़ अ सिस्टमाइड साइंस, कोई भी साइंस है, वो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है या फिर बायोलॉजी है, सिस्टमेटाइज्ड, अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है ये। तो बायोलॉजी भी एक सिस्टमेटाइज्ड, अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। सो बायोलॉजिकल मेथड में जो स्टेप्स हैं जिसमें हम आगे बढ़ते हैं स्टेप वाइज, जैसे मैंने कहा सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है, स्टेप बाय स्टेप नॉलेज है। तो जो पहला स्टेप है दैट इज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। Observation mean to look at an organism so keenly that we can observe different things. किसी चीज़ को बाकायदा मुशाहिदा करना जो है वो ऑब्जर्वेशन कहलाती है। और ऑब्जर्वेशन हम अपनी 5 सेंसेस से करते हैं। यू नो द 5 सेंसेस, हमारी जो 5 सेंसेस अल्लाह पाक ने दी हैं। व्हाट आर दीज 5 सेंसेस? दीज आर साइट, स्मेल, hearing, touch and taste. These are the 5 senses जिनके ज़रिए से हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं। इसके अलावा कुछ हम इन 5 सेंसेस की एड के लिए कुछ नए इन्वेंशंस भी हैं, लाइक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये हमारी साइट की एड के लिए है। जैसे हम जो है ना वो अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो दीज आर आल्सो द एडिंग इन्वेंशन ऑफ हियरिंग एंड साइट। फिर जो ऑब्जर्वेशंस जो भी होती हैं, कोई भी जो साइंटिस्ट होता है उन ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करता है इन अ डाटा फॉर्म। डाटा शायद आपने पिछली क्लासेस में कहीं मैथमेटिक्स में, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में, मैथमेटिक्स खासतौर पे जिन बच्चों ने मैट्रिक में पढ़ा है, ये दे डू नो what is information handling and how data is formed, then data is tabulated, organized और unorganized data, और फिर उसको tabularize किया जाता है। बहरहाल वो डाटा फॉर्म में लेके आते हैं, और जब डाटा फॉर्म में आता है तो हम ऑब्जर्वेशंस को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव हो सकती हैं, मायारी ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, या क्वांटिटेटिव हो सकती हैं, मिकदारी ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक आप कह लीजिए चिक है, एक आपके पास ब्रायलर चिक है और एक आपके पास एक दूसरा चिक है, नॉर्मल जो चिक है। अब जो ब्रायलर चिक है उसके बारे में आप कहते हैं कि इट इज़ मोर प्रोडक्टिव एज कंपेयर टू, जिसको आप देसी चिकन कह सकते हैं, या आप कह ले सकते हैं कि जनरल चिकन कह सकते हैं, या वाइल्ड चिक कह लीजिए उसको, कि जो ब्रायलर है दैट इज हैवियर देन अ वाइल्ड चिक। लेकिन इसमें कितना हैवियर है, 1 गुना, 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना, ये हमें कोई पता नहीं है। सिर्फ ये पता है कि ब्रायलर चिक जो है वो हैवियर होता है और जल्दी से ग्रो कर जाता है एज कंपेयर टू वाइल्ड चिक। लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में अ ब्रायलर चिक इज 1.5 kg हैवियर देन द वाइल्ड चिक। यानी अब हमने यहाँ पे एक बाकायदा तौर पे डिजिट ले आए हैं, यानी जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं ये ज़्यादा एक्यूरेट और प्रीसाइज हैं, इनके ऊपर ज़्यादा रिलाई किया जा सकता है। सो वन मस्ट go for quantitative observations and quantitative data to get better results. Observations, फिर हमने कहा एक तो ऑब्जर्वेशन के बारे में 2 बातें हमने याद रखनी है, 5 सेंसेस और इसके एडिंग जो इन्वेंशन है उससे हम हेल्प लेते हैं। फिर हम ये कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन फर्दर 2 तरह की हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, और हम ये कह रहे हैं कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो हैं दे आर मच बेटर एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। Then, after the observation, after the formulation of data, a scientist gave a logical answer to his observation.
वो अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में एक मंतकी जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। यानी आप यूं ही समझ लीजिए कि वो ये कोशिश करता है कि अच्छा ये इशू है तो ये ऐसे हुआ होगा। दैट इज एक्चुअली अ कंसिडर्ड स्टेटमेंट, एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट होती है, फर्ज की हुई बात होती है, दैट मे बी ट्रू और फॉल्स। सो दैट इज एक्चुअली द हाइपोथेसिस। So hypothesis is a statement of a scientist to solve a biological issue which can be falsified or which can be true. फिर जो hypothesis है इसको फॉर्मुलेट करने के दो मेथड्स हैं। जनरल मेथड जो हैं वो दो हैं, डिडक्टिव रीजनिंग है और इंडक्टिव रीजनिंग है। जो डिडक्टिव रीजनिंग है, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने की दो तरीके हैं, डिडक्टिव रीजनिंग ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड इंडक्टिव रीजनिंग ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जो डिडक्टिव रीजनिंग है दे रन फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक मतलब हम एक आम बात करते हैं कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, एक आम बात है। लेकिन जब हम एक खास बर्ड का जिक्र कर देंगे, मिसाल के तौर पे स्पैरो का, पिजन का, पैरट का, तो अब ये जनरल से हम स्पेसिफिक बात करने जा रहे हैं। सो हम ये कह रहे हैं कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। सपोज हमसे कहते हैं कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड स्पैरो इज अ बर्ड, और फिर हम कहते हैं स्पैरो, यानी जनरल बात पहले की कि सारे परिंदों के पर होते हैं, फिर हमने एक खास परिंदे की बात कर दी कि स्पैरो इज अ बर्ड। भाई अंडरस्टूड है, अगर स्पैरो बर्ड है तो फिर हमने ऊपर एक बात की है कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, तो इसका मतलब है स्पैरो के भी विंग्स हैं। दूसरी जो रीजनिंग है दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इसको हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ चलते हैं, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। अच्छा, कुछ बच्चे जो हैं ये समझेंगे कि सर ने एनिमल्स का तो दे दिया एक एग्जांपल, तो प्लांट्स का नहीं दिया। फर्ज कीजिए हम कहते हैं कि ऑल प्लांट्स विच हैव क्लोरोप्लास्ट दे कैन डू फोटोसिंथेसिस। सारे प्लांट्स जो क्लोरोप्लास्ट रखते हैं, या प्लांट के सारे पार्ट्स विच हैव क्लोरोप्लास्ट, या ऑल सेल्स विच हैव क्लोरोप्लास्ट दे कैन डू फोटोसिंथेसिस। और हम कहते हैं कि गार्ड सेल्स कैन आल्सो डू फोटोसिंथेसिस। तो अंडरस्टूड है भाई, अगर सारे वो सेल्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है कि गार्ड सेल्स के पास भी क्लोरोप्लास्ट हैं। सो जनरल से स्पेसिफिक ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक से जनरल, यानी इंडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं। इसमें हम इफ और देन हाइपोथेसिस जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं हम। स्पेसिफिक टू जनरल, हम कहते हैं कि इफ स्पैरो इज अ बर्ड एंड हैज विंग्स, अगर स्पैरो एक परिंदा है और उसके विंग्स हैं, देन पैरट, पिजन एंड मैना और नाइटिंगेल और जितने भी आप परिंदों के नाम जानते हैं उन सब के बारे में आप कह सकते हैं कि दे ऑल आर बर्ड्स। क्यों वो सारे के सारे बर्ड्स हैं? क्योंकि उनके भी विंग्स हैं। सो अब जितने भी ऑर्गेनिज्म के विंग्स होंगे आप उनके बारे में कह सकते हैं कि दे आर बर्ड्स, क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक बात कर दी कि स्पैरो एक बर्ड है और इसके पर होते हैं। और अब जितने भी जानवर होंगे जिनके पर होंगे उनको हम कह सकते हैं कि दे आर बर्ड्स। सो इट इज इंडक्टिव रीजनिंग विच कैन गो फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। अब हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने के कुछ और भी ज़रा हैं, कुछ और भी वसाइल हैं जिनसे हम हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं, हाइपोथेसिस बना सकते हैं, एक लॉजिकल आंसर दे सकते हैं टू द ऑब्जर्वेशंस। वो क्या है? हमारा इंट्यूशन या इमेजिनेशन। हम इमेजिनेट करते हैं, आंखें बंद करके सोचते हैं अच्छा ये मसला है तो ये ऐसा हुआ होगा, दैट इज़ योर इमेजिनेशन। फिर आपकी एस्थेटिक प्रेफरेंस भी होती है। एस्थेटिक प्रेफरेंस मतलब आपको कोई चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप उसकी तरफ बात करते हैं। अगर आजकल की बात मैं आपसे करूं तो जैसे हिंदू कहेंगे जी हमने तो पहले ही हम नमस्कार करते हैं और इससे जो है ना वो कोरोना नहीं फैलेगा, तो ये उनकी एक एस्थेटिक प्रेफरेंस है। इसके अलावा रिलीजियस आइडियाज़ भी हो सकते हैं, मजहबी आइडियाज़ भी हमारे हाइपोथेसिस को बनाने में रोल अदा करते हैं, बल्कि बहुत सारी दफ़ा ये रोल अदा होता है। हमारे हमसाए में
यू कैन गूगल इट कि काऊ के यूरिन के ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च है एंड इट इज़ कंसिडर्ड वेरी बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल फॉर हेयर, फॉर स्किन एंड फॉर सो मैनी अदर थिंग्स। कुछ लोग ये भी, अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा टीवी चैनल्स के ऊपर कि कुछ जो वहाँ पे हिंदुओं के मंदिरों में साहिबान बैठे हुए हैं जो उनके मजहबी रहनुमा हैं, वो ये कह रहे हैं कि गाय मूत्र पीने से कोरोना का इलाज हो सकता है। सो दैट इज़ एक्चुअली देयर रिलीजियस आइडियाज़ विच कैन इन्फ्लुएंस देयर हाइपोथेसिस, उससे भी वो हाइपोथेसिस बना सकते हैं। कंपैरिजन से एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर किया जा सकता है और उससे भी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हो सकता है। अच्छा, ये फलां दोस्त के पोल्ट्री फार्म में ऐसे हुआ था तो उसकी मुर्गियां जो हैं वो ज़्यादा बेहतर ग्रोथ उनकी हुई थी, तो दैट इज़ एक्चुअली द कंपैरिजन। और फलां दोस्त के ऐसा हुआ तो वहाँ पे मुर्गियों की ग्रोथ इतनी बेहतर नहीं हुई थी, तो दैट इज़ एक्चुअली द कंपैरिजन। फिर डिस्कवरी वन थिंग वाइल सर्चिंग फॉर अदर्स। बाद वक्त हाइपोथेसिस आप ऐसे भी क्रिएट कर लेते हैं कि एक चीज़ के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं और कोई और चीज़ बीच में से निकल आती है। जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक डिस्कवर कर ली थी, पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम। तो दैट दीज आर डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैन फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। फिर हाइपोथेसिस से हम डिडक्शन डिड्यूस करते हैं। हाइपोथेसिस के बारे में फर्दर हम थॉट्स, लॉजिकल थॉट्स लेके आते हैं और फिर इन डिडक्शंस को वन बाय वन एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से टेस्ट किया जाता है। जैसे एक हाइपोथेसिस है कि जी गंदा पानी पीने से मलेरिया होता है, तो अब इससे कुछ डिडक्शंस होंगी कि अगर गंदा पानी पीने से मलेरिया होता है तो इसका मतलब है कि जितने भी लोग गंदा पानी पिएंगे उनको मलेरिया होगा। तो अब इसको आप एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से टेस्ट करेंगे। लोगों को एक कंट्रोल ग्रुप बनाएंगे और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाएंगे। कुछ लोगों को आप गंदा पानी पिलाएंगे और कुछ लोगों को गंदा पानी, साफ पानी पिलाएंगे, गंदा पानी नहीं पिलाएंगे। अब जिनको गंदा पानी पिलाया वो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और जिनको गंदा पानी नहीं पिलाया दैट इज़ योर कंट्रोल ग्रुप। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट्स आप जो है ना वो करते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं, हाइपोथेसिस से डिडक्शन ड्रा की जाती हैं और फिर उन डिडक्शंस को दे आर विगोरसली टेस्टेड बाय वेरियस साइंटिस्ट। और जो साइंटिस्ट उसको टेस्ट करते जाते हैं और अगर हाइपोथेसिस की फेवर में या इसके खिलाफ, अगर तो हाइपोथेसिस के खिलाफ रिजल्ट्स आए तो हाइपोथेसिस मंडन कर दिया जाता है और जो रिजल्ट्स आते हैं उनसे फिर नए हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। साइंस कहीं रुकती नहीं है। फिर एक्सपेरिमेंट्स, अगर एक हाइपोथेसिस के फेवर में, सारे एक्सपेरिमेंट्स उसकी फेवर में रिजल्ट्स दे रहे हैं, देन दिस टेस्टेड हाइपोथेसिस अगेन एंड अगेन विच हैज बीन विगरसली टेस्टेड, दैट बिकम्स अ थ्योरी। फॉर एग्जांपल सेल थ्योरी, हम बात करते हैं कि सेल थ्योरी के 3 पास्टुलेट्स हैं, तो वो सेल थ्योरी आपको पता, पहले 2 ही पास्टुलेट थे, फिर एक और पास्टुलेट जो ऐड किया गया। सो थ्योरी, फिर जो कोई भी साइंटिफिक थ्योरी होती है, बायोलॉजिकल थ्योरी होती है, उसको पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनली और उसके ऊपर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट जो हैं दे ट्राई, दे हैव स्केप्टिकल अप्रोच, दे हैव क्रिटिकल अप्रोच ओवर द थ्योरी एंड दे ट्राई टू फॉल्सिफाई द थ्योरी। बट इफ थ्योरी सस्टेन्स, बहुत सारे एंगल से एक्सपेरिमेंट्स हों, मुख्तलिफ साइंटिस्ट उस थ्योरी के को फाल्सीफाई करने की कोशिश करें लेकिन उसमें कामयाब ना हो, बल्कि उस थ्योरी की फेवर में ही रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएं, देन दिस थ्योरी विच इज़ टेस्टेड अगेन एंड अगेन ओवर द ईयर्स, कई सालों तक इसको टेस्ट किया जाता रहे और इसको फाल्सीफाई ना किया जा सके, देन इट बिकम्स एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। इररिफ्यूटेबल विच कैन नॉट बी डिनाइड, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, जिसको रद्द नहीं किया जा सकता, जिसको मुस्तरद नहीं किया जा सकता, फिर वो थ्योरी जो है दैट बिकम्स साइंटिफिक लॉ और बायोलॉजिकल लॉ। उसको फिर हम साइंटिफिक लॉ और बायोलॉजिकल लॉ कहते हैं। साइंस के जितने भी लॉज हैं दे हैव ऑल अंडरगॉन दिस प्रोसेस। आप फिजिक्स के न्यूटन के लॉज ले लीजिए या फिर जेनेटिक्स में मैंडल के लॉज ले लीजिए या हार्डे वेनबर्ग के लॉज जो हैं वो जो एवोल्यूशन में, वो सारे के सारे दे हैव गॉन थ्रू दिस होल अप्रोच। ये सारे सिस्टमाइड तरीके से ये नॉलेज हमने हासिल किया है। सो दिस इज़ आवर साइंटिफिक मेथड। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी issues, if you have any question, you can comment
on my video and I will try to answer. Thank you very much. Allah Hafiz.